नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। इसी के साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो खेती किसानी के क्षेत्र में लगातार नवाचार किया जा रहा है वो तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं अदरक और हल्दी की खेती के विषय में। हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपको उनसे परिचय कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भारत में जो अदरक की खेती है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा ये एक मुख्य मसाला फसल भी है जिसका लगभग 150,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल अन्य मसाला फसलों से भी ज़्यादा है। केरल की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में केरल अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। इसके अलावा भारत में मुख्यतः इसकी केरल के अलावा उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है। इसके साथ ही साथ यदि हल्दी की हम बात करें तो हल्दी की खेती के विषय में भी आज हम जानकारी चाहेंगे। ये बता दें कि हल्दी का जो इस्तेमाल है बड़े पैमाने पर होता है, जिसके चलते बाज़ार में लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है और हल्दी की खेती करना किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो इसी विषय पर आज हमें जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक जो कि डॉक्टर मुकुल कुमार जुड़े हुए हैं, रायसेन से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे इन्हीं के पास चलेंगे और जानेंगे अदरक की खेती और हल्दी की खेती के फ़ायदे। किसान भाई, जो बरसात में अब जैसा हमारा समय शुरू हो चुका है तो किसान भाइयों के आगे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आखिर हम कौन सी फसलों का चुनाव करें। तो इसके लिए हम अदरक और हल्दी बरसात में अगर हम चुनाव करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा हमारा किसान भाई आर्थिक आमदनी कमा सकता है। उसके लिए भी अगर हमने प्लास्टिक मल्च, इनऑर्गेनिक मल्च का सहायता लिया है तो इसमें किसान भाई 60 से 70% अधिक मुनाफा कमा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों के आगे समस्या पहले आती थी कि जो ऑर्गेनिक मल्च अगर किसी के पत्ते या फसलों का अवशेष जब अदरक और हल्दी के ऊपर ढकते थे तो उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन होते थे और आमदनी जो किसान भाइयों को मिलती थी, पैदावार जो मिलती थी वो पर्याप्त न मिलने के कारण, अदरक और हल्दी से एक अधिक उत्पादन न मिलने के कारण जो आमदनी किसान को होती थी वो काफ़ी कम होती थी। तो अब हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये तकनीक निकाली है, प्लास्टिक मल्च तकनीक, इस पे हमारे किसान भाई अदरक और हल्दी की खेती कर काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि अब जुलाई का महीना शुरू हो गया है और इसमें हमारे किसान भाई अगर प्लास्टिक मल्च पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई बेड पर एक प्लास्टिक मल्च की शीट जो 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, एक प्लास्टिक मल्च की जो चौड़ाई होती है 1 मीटर की होती है, तो हम जो 90 सेंटीमीटर की जो पन्नी की चौड़ाई है उसको इस बेड पर बिछाकर जो 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई बेड है उस पर हम बिछा लेते हैं और 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पे उसमें हम छिद्र कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक बेड पे जो 90 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी बेड होती है उस पर हमें 2 रो लगानी है, 2 लाइनें लगानी है। 40 से 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे प्लास्टिक मल्च पर जो ये छिद्र हैं इसमें हम 30-30 सेंटीमीटर पर अदरक और हल्दी की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि एक तो 100% अदरक और हल्दी पर जर्मिनेशन होता है, 1% ऐसा नहीं कि इसमें हल्दी और अदरक जर्मिनेट ना हो। दूसरा, बारिश में अधिक बारिश होने के कारण अगर पानी भराव हो जाता है तो उसमें अदरक गल जाता है, हल्दी गल जाती है, और कम बारिश होती है तो मॉइस्चर की कमी की वजह से जर्मिनेशन कम होता है, उसकी बढ़वार कम होती है। हाँ, तो किसान भाइयों के लिए ये आवश्यक है कि उसकी जो बीज की मात्रा है अदरक की वो 1.25 से 2 कुंटल 1 एकड़ में बीज लगता है। अगर हम बिना मल्चिंग के बात करते हैं तो वो 2.5 से 3 एकड़ बीज अगर हम खुले खेत की बात करते तो लगता है, और प्लास्टिक मल्च की बात करते हैं तो 1.5 से 1.25 कुंटल अदरक का बीज 1 एकड़ में लगता है। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी का 6 से 6.5 कुंटल बीज 1 एकड़ में प्लास्टिक मल्च पर लगता है। और इसकी हम समय अवधि की बात करें तो 6 महीने से लेकर ये 8 महीने तक की इसकी समय अवधि रहती है। 6 महीने में चूँकि जो किसान भाई कच्चा अदरक बेचते हैं उसको निकाल कर कच्चे अदरक को 6 महीने से बेच सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक मल्च के ये फ़ायदे रहते हैं कि जब 6 महीने का अदरक होता है तो उसमें एक अदरक के साथ एक उसकी गठान के साथ 6-6, 7-7 गठानें और साथ में लग जाती हैं।
तो हमारी जो गठाने जहाँ पर हमें पूरा एक बंच अदरक का निकालना है, वो पूरा का पूरा बंच हम उसमें से लेते हैं। अगर हम वहीं खुले खेत की बात करते हैं तो खुले खेत में 1 या 2 या 3 बंच उसमें लगते हैं। तो उसके उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो उत्पादन, अगर खुले खेत का उत्पादन अदरक का लगभग आपका 1 एकड़ में जो 50 से 60 कुंटल निकलता है, वहीं प्लास्टिक मल्च पर 1 एकड़ में 100 से 120 और 150 कुंटल तक अदरक हम एक उत्पादन ले लेते हैं। तो यहाँ किसान भाई, आप लागत की बात करें तो लागत में जो हम खाद की अदरक और हल्दी में देते हैं, उसमें हमारा लगभग 45 से 50% खाद को कम करते हैं। तो हम लागत को 50% खाद की कम कर लेते हैं केवल प्लास्टिक मल्च के सहारे। और पानी की मॉइस्चर की बात है तो मॉइस्चर को हम लगभग 40% मॉइस्चर को मिट्टी में मेंटेन रखते हैं। 75% पानी की बचत इस ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करते हैं। तो अगर बरसात के समय में जब बरसात नहीं आती और पानी की दिक्कत आती है तो उस टाइम पे प्लास्टिक मल्च उस मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेंशन करके रखता है और अदरक और हल्दी की ग्रोथ को बहुत अच्छा रखता है। और उसमें जो आने वाले मिट्टी से मिट्टी जनित बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसमें फंगल जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें फंजीसाइड अगर हम चला देते हैं तो केवल उस अदरक और हल्दी की रूट जोन में जाता है। क्योंकि जब सीधे धूप या ठंड या बारिश उस मिट्टी पे नहीं पड़ती तो वो जो हमारा फंजीसाइड उस मिट्टी पे जाता है, उस रूट जोन पे जाता है, तो वो सारा का सारा उस फंगल को इफ़ेक्टिव करके किल कर देता है, मार देता है। तो ये हमारे केवल प्लास्टिक मल्च का ही रोल रहता है। तो और उसके साथ ही हम जो प्लास्टिक मल्च की बात करते हैं उसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ में उसकी जो 6 महीने की ग्रोथ उसकी हम बात करते हैं। तो अगर 1 फीट की ओपन फील्ड की ग्रोथ होती है 60 से 65 दिन में, वहीं प्लास्टिक मल्च पे आप जो है लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ आप ले सकते हो प्लास्टिक मल्च पर। चूँकि उसका जो माइक्रो क्लाइमेट है प्लास्टिक मल्च का, वो काफ़ी पौधे के लिए सूटेबल बन जाता है, जिससे उसकी पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि तो होती ही होती है। वानस्पतिक वृद्धि के साथ उसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, उसकी जो नीचे जड़ें बनती हैं, नीचे जो उसकी कोर्म बनती हैं, तो उसमें बहुत सारे बंच बन के उसका गुच्छा बनता है। और गुच्छा बनने के साथ उसका जो उत्पादन है वो लगभग 60 से 65% उत्पादन बढ़ जाता है। इसमें हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने वाली आवश्यकता है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने मल्च लगाया हुआ है, इसमें हमने साइड में मिट्टी पूरी ढकी हुई है। अगर किसानों ने कहीं भी प्लास्टिक मल्च को मिट्टी से कवर नहीं किया है तो पानी जब बारिश का आएगा तो वो सारा पूरी बेड को अंदर से कवर कर लेगा और अदरक और हल्दी वहीं से गलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसमें किसान भाइयों को यहाँ ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि लगभग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई बेड पर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से प्लास्टिक मल्च को इस तरीके से कवर करना है कि कहीं से भी बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं रहे। अगर बारिश की वजह से ज़्यादा बारिश पड़ जाती है और पन्नी कहीं हट जाती है तो हमें तुरंत उस पर मिट्टी लगा के उसको कवर करना है। और उसके बाद जब 100 से 120 दिन मल्च को लगे हुए हो जाते हैं तो कहीं कहीं से वो प्लास्टिक मल्च जो 20 से 25 माइक्रोन का रहता है वो फटने लगता है। तो किसान भाइयों को यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर प्लास्टिक मल्च हल्दी और अदरक में कहीं से फट भी जाता है तो चूँकि मैं ये बताना चाहूँगा कि 100 से 90 से 100 दिन में अदरक और हल्दी की गठानें पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। तो उसके बाद उसमें एरेशन की आवश्यकता भी पड़ती है। अगर प्लास्टिक मल्च कहीं से डैमेज हो जाता है, कहीं से फट जाता है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एरेशन होने की वजह से और अच्छा उसमें बंच बनता है, जिससे उत्पादन उसका और अधिक मिलता है। यहाँ पर किसान भाइयों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को अदरक और हल्दी लगाने के बाद 4 से 5 दिन बाद ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से मेटा एक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन एक केमिकल आता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं। तो ये मेटा एक्सिल मैनकोजेब जो उसके अंदर कंटेंट होता है, उसे आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 4 से 5 दिन के बाद ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसमें चला दें। तो उसमें जो आने वाली जड़ गलन है हल्दी और अदरक में, उससे आप 100% आप उससे बच सकते हैं, उसे आप रोक सकते हैं।
5 से 6 दिन के बाद जब आप इसमें ये फंजीसाइड चला देंगे तो देखेंगे कि हल्दी और अदरक को अगर मिट्टी से भी निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल वो फ्रेश दिखाई देगा। जैसे कि हमारे किसान भाई इस अदरक को देख रहे होंगे, ये अदरक हमने अभी 7 दिन पहले इस मल्चिंग के अंदर लगाया था और हमने 5 दिन के बाद हमने इसमें मेटाएक्सिल मैनकोजेब को ड्रिप के माध्यम से दिया था, तो उसमें ये अंकुरण होना प्रारंभ हो गया है। और इस अंकुरण के माध्यम से किसान भाई देख रहे होंगे कि इसमें 100% ये हमने लगाया था, एक ये लगाया था, तो 5 अंकुरण इस वाले कोर में है और 3 अंकुरण इस वाली कोर में है। तो इसका मतलब किसान भाई हमारे जो प्लास्टिक मल्च पर ये जिंजर की बल्ब लगाते हैं, कोर्म लगाते हैं, राइजोम लगाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसे कहा जाता है, तो 100% अगर अंकुरण होता है तो इसमें हर जहाँ पर अंकुरित हो रहे हैं सारे वो अलग शाखा उसमें निकल रही हैं। तो किसान भाई इसमें एक अधिक मुनाफा ले सकते हैं, अधिक आमदनी ले सकते हैं। यहाँ पर अंत में एक बात बताना चाहूँगा कि 6 महीने के बाद किसान भाई इसे उखाड़ कर बाज़ार भेजते हैं। अगर किसी किसान भाइयों को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए इस प्लास्टिक मल्च पर या खुले खेत में 8 महीने अदरक और हल्दी को रखना अनिवार्य है। अगर आप 8 महीने से पहले हल्दी और अदरक को उखाड़ते हैं और स्टोर करते हैं तो उसमें गलन आ जाती है और उसे आप स्टोर नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के आखिर क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान भाई अपनी फसल में मुनाफा कमा सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो प्राकृतिक खेती की अब हम बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि आज के समय में प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती की बहुत आवश्यकता होती है। दरअसल जो आज के दौर में ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और पिछले कई वर्षों से खेतों में उपयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशकों से खेती को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। और इसका मुख्य कारण यदि हम बात करें तो हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते काफ़ी सारे बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं। प्राकृतिक खेती से प्रकृति में और मनुष्य के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आई है। आखिर इनसे कैसे बचा जा सकता है और प्राकृतिक खेती के फायदे क्या हैं? एक लघु फिल्म देखेंगे, उसके माध्यम से हमारे किसान भाई समझेंगे कि आखिर प्राकृतिक खेती के फायदे क्या हैं। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है।
इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो कार्यक्रम की अंतिम घड़ी है और अब समय हो चला है खबरें खेती देखने का। तो आइए नजर डाल लेते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पीएम प्रणाम योजना से प्राकृतिक खेती बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 47% पूरी। किसान हितैषी योजनाओं को पारदर्शी बनाने हुआ चिंतन। अगेती फूल और पत्ता गोभी लगाए और भरपूर उत्पादन देगी रामतिल। और अब खबरें विस्तार से। पीएम प्रणाम योजना धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए है। पीएम प्रणाम की घोषणा गत दिनों पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में की गई थी। बैठक में जैविक खाद को प्रोत्साहन देने के लिए 1,451 करोड़ रुपए की सब्सिडी सहित कुल 3.70 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसमें धरती माता की बहाली, पोषण और बेहतरी के लिए एक अभिनव प्रोत्साहन तंत्र शामिल है। बायो से उप उत्पाद के रूप में उत्पादित जैविक उर्वरकों जैसे किण्वित जैविक खाद, फास्फेट समृद्ध जैविक खाद के विपणन का समर्थन करने के लिए 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन के रूप में बाजार विकास सहायता योजना गोवर्धन पहल के तहत गैस संयंत्र, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून छाने के कारण खरीफ बुआई में तेजी आई है। प्रदेश में जून माह में वर्षा की कमी के कारण खरीफ बुआई प्रभावित हुई, इसलिए प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई जून अंत में प्रारंभ हुई है। अब तक लगभग 70 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 47% है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र
138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 148.97 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 70.43 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 37 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि 52.42 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 3.14 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 34.51 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुवाई 9.74 लाख हेक्टेयर, तुअर 1.10 लाख हेक्टेयर, उड़द 6.85 लाख हेक्टेयर और कपास 5.39 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। कृषि विभाग के मुताबिक कृषि आदान की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 58.04 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 16.10 लाख हेक्टेयर में, तिलहन फसलें 62.14 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 40.34 लाख हेक्टेयर में एवं दलहनी फसलें 22.51 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 8.61 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। प्रदेश में संभागवार बुआई की स्थिति देखें तो अब तक जबलपुर संभाग में 3 लाख हेक्टेयर, सागर में 7.21, शहडोल में 1.59, इंदौर में 15.56, उज्जैन में 20.47, मुरैना में 2.63, ग्वालियर में 7.22, भोपाल में 1.17 एवं होशंगाबाद में 4.49 लाख हेक्टेयर में और रीवा संभाग में 59,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों खेती किसानी के मुद्दे पर पूसा में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी योजनाएं और अधिक पारदर्शी कैसी हो, किसान हित में कामकाज और सरल हो, हमारे लक्ष्य कैसे पूरे हो, इन सभी मुद्दों पर चिंतन होना चाहिए। इस शिविर का उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्यात बढ़ाने और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर भविष्य की कार्य योजना तैयार करना है। इस शिविर में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी एवं सुश्री शोभा करंदलाजे विशेष रूप से शामिल हुई। समारोह के दौरान श्री तोमर ने प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अनुसार ही इस तरह के चिंतन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका सत्परिणाम भी सरकार के कामकाज में परिलक्षित होता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली सब्जियां आज भी बाजार में उपलब्ध है। प्रदेश के किसान भाई भी अगेती खेती में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो ये तकनीक अपना सकते हैं। पत्ता गोभी की किस्म गोल्डन एंकर तथा पूसा मुक्ता, पत्ता गोभी की पूसा सिंथेटिक, पूसा सुभद्रा तथा पूसा हिम ज्योति, गाजर की पूसा केसर एवं पूसा मेघाली तथा मूली की पूसा देशी किस्म लगाई जा सकती है। इनकी नर्सरी अगस्त में लगाई जा सकती है। पत्ता तथा फूल गोभी का 250 ग्राम बीज थायरम से उपचारित कर लगाएं। नर्सरी से उपलब्ध पौधा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा। नर्सरी अच्छे स्थान पर लगाएं तथा गोबर खाद का उपयोग करें। नर्सरी से अतिरिक्त जल का निथार करते रहे। मुख्य खेत से रोपाई सितंबर में करना चाहिए। गाजर मूली का 2 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। खेत में 50 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। इसी प्रकार पत्ता गोभी तथा फूल गोभी में 217 किलो यूरिया, 300 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 60 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। रामतिल एक ऐसी फसल है जिसे कम उपजाऊ जमीन में भी उगाया जा सकता है। इसके लिए गहरी तथा उथली जुताई कर पाटा चलाकर खेत तैयार करें। गोबर खाद उपलब्ध होने पर 12 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय भूमि में मिलाएं।
फसल की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। IGP 76, GA10, JNS1, JNS 6 किस्मों की बुआई कतारों में करने पर 5 किलो प्रति हेक्टेयर और छिड़काव पद्धति से 7 किलो प्रति हेक्टेयर बीज उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा थाइरम या कैप्टॉन या बाविस्टीन 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कतारों में बुआई करने से अधिक उत्पादन मिलता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध का अंतराल 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथ ही 10 किलो नाइट्रोजन एवं 20 किलो स्फूर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई की समय दें। इसके 30 से 40 दिन बाद निदाई के समय 10 किलो अतिरिक्त नाइट्रोजन दें। बोने के 15 दिन बाद हल्की निदाई गुड़ाई कर पौधों की संख्या नियंत्रित करें। फसल पकने पर कटाई करें। इसकी पैदावार 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की अदरक और हल्दी की खेती की। इसके अलावा हमने फ़ायदे भी देखे कि आखिर प्राकृतिक खेती में क्या कुछ फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, तमाम जानकारियाँ जो आपको दी गई हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि आप अदरक और हल्दी की खेती करते हैं तो किस तरीके से आप फ़ायदा कमा सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के माध्यम से आप जो कीटनाशक अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं उससे आखिर कैसे दूर रह सकते हैं। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।